Good morning, friends. Jai Hind to all of you. Uh, Welcome to the current affairs series for the Allied Examinations of Punjab. In our previous lectures, we have studied about November current affairs. We tried to analyze कि किस तरह से different type of current affairs हैं, different topics को हमने किस तरह से analyze किया. हमने ये भी समझा कि कैसे हम options को भी eliminate करके अगर हमें answer नहीं भी पता है, थोड़ा सा logical analysis के through हम कैसे अपना answer तक arrive कर सकते हैं. In continuation of this series, today we will be taking up part 5 of that series. Let's continue. So myself, Navjot Singh, I'm a former officer of the Intelligence Bureau, and I'm going to take your classes for the current affairs. So, as we can see, so abhi PDA pe you are getting, kind of good offers right now. A big discount currently. You will avail all the courses for 4,999. For all the examinations, Naib Tahsildar, Food Inspector, Cooperative Inspector, Constable, SI, Excise and Taxation Inspector. तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसके थ्रू आपको एक साल के लिए पूरी आपको मेंबरशिप इसकी मिल जाएगी. अब यू कैन वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर्स. वीडियो बाइलिंगुअल में मिलेगी आपको, ताकि आप अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ और एग्ज़ाम्स की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाएँ. तो आवर ऑब्जेक्टिव है इज़ टू फैसिलिटेट योर प्रोग्रेस, फैसिलिटेट योर सक्सेस एंड बी अ पार्टनर टू योर ग्रोथ. आप भी अपनी तरफ से मेहनत करें और इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाएं. एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ से अपनी क्वेरीज़ वहाँ मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. So our first question, as we know that we are studying these questions through MCQ series, we're trying to understand how MCQs के द्वारा हम किस तरह से questions को अच्छे से understand करेंगे. So our first question for the day is, which institution has mandated penny drop verification for NPS fund withdrawal? So here the options are IRDA, PFRDA, SEBI और RBI. Answer इसका PFRDA है. और PFRDA है क्या? Let's understand. पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो जो भी हमारा एनपीएस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे, नेशनल पेंशन फंड, जो ग्रेचुटी से रिलेटेड, जो हमारा प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ये पीएफआरडीए हैंडल करता है. ठीक है. इट हैज़ मेड अ पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन मैंडेटरी फॉर विड्रॉवल ऑफ फंड्स बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ एनपीएस, अटल पेंशन योजना एंड एनपीएस लाइट. सो ये डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करते हैं, तो सरकार उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ मेजर्स लेती है. सोशल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? अब सोशल सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोविड आ गया था, कोई और प्रॉब्लम्स हो जाएगी, नेचुरल कैलामिटीज़ या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी. सो दीज पीपल हैव हु हैव वेरी लेस सैलरीज. सो फॉर देम इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. उनके लिए एक कवर रहेगा उनके पास कि ऑन अ रेनी डे, ऑन अ टफ डे व्हेन दे डोंट हैव मनी, दे नीड मनी, दे कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर एनपीएस, फ्रॉम देयर पेंशन फंड्स एंड एनपीएस लाइट. सो पेनी ड्रॉप का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो इस प्रोसेस में होगा क्या? जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है, सीआरए है, सीआरए एनपीएस का जो रिकॉर्ड कीपिंग सीआरए करती है, it will check the active status of the savings bank account and match the name in the bank account with the name in the PRAN. अब PRAN नंबर क्या है? परमानेंट रजिस्ट्रेशन, PRAN. ये हर एनपीएस अकाउंट होल्डर को एक नंबर मिलता है, प्रान. तो ये प्रान नंबर के साथ, बैंक अकाउंट नंबर के साथ और आपका जो नेम है उसको मैच करेगी. इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी तो उसको करेक्ट किया जाएगा या डमी अकाउंट्स को, फॉल्स अकाउंट्स को वीड आउट किया जाएगा. इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स कम होगा, क्लैरिटी आएगी बैंकिंग सिस्टम में, एनपीएस सिस्टम में. जो डमी सब्सक्राइबर्स हैं उनको वीड आउट करके एक ट्रांसपेरेंसी भी लाई जाएगी. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट हियर. सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पेनी ड्रॉप मैंडेटरी कर दिया गया वेरिफिकेशन. ये पीएफआरडी यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. फाइन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is from the culture. We are trying to put up mixed kind of questions here, ताकि हम आपका जो नॉलेज का होराइजन है उसको डिफरेंट तरह से हम ब्रॉडन कर सकें. कोशिश हमारी यही है. सो विच
2 ancient temple caves were recently discovered in राजापुर रत्नागिरी। अब रत्नागिरी आपको पता है महाराष्ट्र में है, अगर राजापुर नहीं भी पता यू कैन मार्क, रत्नागिरी हिल्स है वहाँ पे। 2 ancient temple caves, राजापुर रत्नागिरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब वहाँ पे महाराष्ट्र में आपको पता है अजंता एंड एलोरा केव्स भी हैं, अजंता एलोरा केव्स हैं, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट एंड कुछ हिंदुइस्ट केव्स भी हैं यहाँ पे। ये किस सेंचुरी में बनी थी, इंपॉर्टेंट आपको, ये जो केव्स हैं ये आपकी 5th और 6th सेंचुरी में ये बनी थी आपकी केव्स। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। दे आर ओल्डर देन एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स भी हैं आपकी, वो इससे भी, ये उससे भी पुरानी है। रत्नागिरी इज ऑल्सो नोन एज रत्नागिरी केव्स, अब बुद्धिस्ट सेंटर। सो रत्नागिरी केव्स अगर पूछा जाए, ये एक बुद्धिस्ट केव्स हैं, रत्नागिरी केव्स महाराष्ट्र में मिलती हैं। महाराष्ट्र में आपको फिर और भी केव्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, जैसे अगर अजंता केव आपकी वाघोरा रिवर पे मिलती है, अजंता केव इज फाउंड ऑन वाघोरा रिवर, अजंता केव वाघोरा रिवर इन औरंगाबाद में है ये। फाइन, इसके साथ आपको पांडुलेनी केव्स, बाग केव्स, भिम्बेटका केव्स, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन अगर आ रहा है उससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक्स कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कवर करें, ताकि अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। फाइन, सो दिस वाज अबाउट these caves and where it is found, महाराष्ट्र में। Let's move to the next question। अभी हम देख रहे हैं दुनिया में हर जगह जंग छिड़ी हुई है। Which country is associated with B6113? B6113 क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये किसने बनाया है, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब नया बनाया है, B6113। अभी अब आपको एटॉमिक बॉम्ब से हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट्स तो याद आ ही रहे होंगे। आपको पता है 1945 में 6 अगस्त और 15 आई थिंक 9 अगस्त, डेट आप चेक कर लीजिए, को हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स हुई थी, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। वो विश्व के इतिहास में सबसे एक बड़ा ट्रेजेडी इसको माना जाता है। वहाँ जो नागासाकी में उस न्यूक्लियर बॉम्बिंग को कमेमोरेट करने के लिए एक वहाँ पे उन्होंने एक स्टोन प्लाग लगाया हुआ है, उस पर लिखा गया है वी शैल नॉट रिपीट दिस इविल, वी शैल नॉट रिपीट दिस इविल। उन्होंने इससे ये संदेश देने की कोशिश की है दुनिया को कि जितनी ट्रेजेडी हमारे देश के साथ हुई है, हम नहीं चाहते वो और कहीं हो, और कोशिश करनी चाहिए न्यूक्लियर आर्म्स रेस है कम से कम हो और इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो हमारा बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये यूएसए बना रही है, और इसके लिए 2-3 इन्फॉर्मेशंस आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है, यूएसए बना रही है। दूसरा क्या है, इट इज़ 24 टाइम्स मोर पावरफुल। जो हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसे हमने देखा, उससे 24 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और 14 टाइम्स बिगर देन 25 किलो टन बॉम्ब जो नागासाकी में यूज़ किया गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यूएसए इज़ डूइंग इट। इसका नाम याद रख लीजिए, आपको वो ऐसे पूछ लेंगे, द टर्म B6113 विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वहाँ दे देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई मिसाइल या कोई सबमरीन। तो आपको इसका बस ये नाम याद रखना है, यूएसए ने बिल्ड किया, 24 गुना ज़्यादा बड़ा है हिरोशिमा वाले बॉम्ब से, और 14 गुना नागासाकी वाले बॉम्ब से। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट, राइट। लेट्स मूव फर्दर। या नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Indian military, what is प्रचंड। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा, ऐसे दे देंगे कि B61 क्या, ऐसे दे दिया प्रचंड क्या है, आपको पता ही नहीं है प्रचंड क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे। तो प्रचंड इज बेसिकली अ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH, ठीक है। ड्रोन भी नहीं है, एंटीशिप मिसाइल भी नहीं है, सबमरीन भी नहीं है। इंडियन आर्मीज लाइट कॉम्बैक्ट एयर हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसने क्या किया है, कंडक्टिंग लाइव फायरिंग एक्सरसाइज विद 70 mm रॉकेट्स, ठीक है। दीज एक्सरसाइज वर कंडक्टेड बोथ डे एंड नाइट में, कहाँ पे, लीकाबाली असम में। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। दूसरा क्या पॉइंट है इसका,
70 रॉकेट्स को इसने सक्सेसफुली लाइव फायर किया है, दिन और रात दोनों में। और कहाँ पे हुआ है ये? लीकाबली असम, लीकाबली असम। लीकाबली असम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है कि जैसे प्रचंड पूछ लिया, फिर तेजस के बारे में पूछ सकते हैं। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो इंडिया का। फिर अभी रफाल की डील चली रही है, आपको पता ही है रफाल के बारे में, रफाल इज़ हैपनिंग। और फिर अभी इंडिया ने रफाल मरीन्स का जो जेट इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, यूएस की एक कंपनी है, फिर दूसरी आपकी सैफरन है उसकी, फ्रांस की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में गए थे जब बेस्टिल डे परेड पे, तो वहाँ उन्होंने कोशिश की थी इस चीज़ की कि वो अच्छी डील स्ट्राइक कर सकें। जो रफाल मरीन्स हैं, मरीन्स जो लेने थे वो नहीं हो पाई। तो ये हमारा, हमें डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट इन्फॉर्मेशन आ रही, कौन सा एक्विजिशन किया हमने नया, कौन सा हेलीकॉप्टर नया लिया, कौन सा मिसाइल नया लॉन्च हुआ, कौन सी सबमरीन नई लॉन्च हुई, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता रहनी पड़ेगी। तो करंटली तो हमें ये याद रखना, प्रचंड क्या है? प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये 70 की रॉकेट्स को लाइव फायर कर गया है और असम के लीकाबाली में दिन और नाइट दोनों में फायर करने में ये सक्सेसफुल हुआ है, राइट। सो हमने आत्मनिर्भर अभियान के बारे में भी सुना है। गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना है। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको अपने अंदर ही इंडियन कंपनीज खुद एस्टैब्लिश करें, ताकि हम जो डिपेंडेंस है हमारी, हम सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिप्री SIPRI, ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। इट पब्लिशेज अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द हाईएस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट है, टॉप 2-3 में आता है हमेशा, कभी 1 पे भी गया होगा, फिर थोड़ा नीचे आया। US ऑल्सो इज़ देयर। तो उस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है कि अपने देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग की जा सके, ताकि एक बेटर हम आत्मनिर्भरता की तरफ डिफेंस में भी बढ़ें, राइट। अभी आ गया आपका इन्वायरमेंट का एक सवाल। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पता आपको गोवा में है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, न्यूज़ में क्यों है। गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, अब बॉम्बे हाई कोर्ट उसका गोवा बेंच है, उसने डायरेक्टिव इशू किया है गोवा गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन दिस सेंचुरी। तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए बोला गया है इस सेंचुरी में। टाइगर रिजर्व आपको पता है कौन डिक्लेयर करता है? NTCA। मैनेजमेंट कौन करता है टाइगर रिजर्व्स का? प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा एक, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स के लिए 1973 में स्टार्ट किया गया था, 1973 में, ठीक है। तो NTCA एक बॉडी है, ये पूरा इसका मैनेज करती है। और ये बना किस एक्ट के तहत था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हमने ये बॉडी बनाई थी, जो टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करती थी, ठीक है। अब आगे इसमें क्या मेंशन है, ठीक है। 3 मंथ पीरियड में ये चीज़ करनी है। एडिशनली कोर्ट ने ये कहा है कि जो राइट्स हैं और क्लेम ट्राइबल्स के हैं, है ना, वो विद इन 1 ईयर टाइम फ्रेम। अब हमने देखा है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडिजीनियस लोग रहते हैं, ट्राइबल्स काफ़ी रहते हैं, जैसे इरूलाज, टोडाज, डोंगरिया खोन्स, जैसे आपके ये हैं भील्स हैं, ठीक है, संथल्स हैं, ऑल दीज पीपल। सो ये नेचर के साथ दे लिव इन हारमोनी विद द नेचर, दे लिव इन हारमोनी विद द नेचर। तो इन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये इनके अंदर ही रहते हैं। कि फॉरेस्ट विलेजेस भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि विलेजेस को। तो गवर्नमेंट ने स्टेप दिया है कि अगर आप इसको टाइगर रिजर्व बनाते हो, तो जो लोगों की रीलोकेशन होगी, वहाँ पे डिस्प्लेस होंगे जो लोग, उनको रिहैबिलिटेट आपको करना है। उनके राइट्स और उनकी, जैसे एक एक्ट है हमारा FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। और एक आपका PESA, पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये क्या करता है? जो ट्राइबल्स के, इंडिजीनियस लोगों के, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनके लैंड को फोर्सफुली ना एक्वायर किया जा सके और उनके जो लोकल कम्युनिटी है उसको प्रिजर्व करने का कंप्लीट राइट मिले। जो अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे, जो उनको क्लेम्स हैं उनके फॉरेस्ट राइट पे, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, तेंदुआ लीव्स, टैमरिंड, ये सब चीज़ें, नीम लीव्स, ये उनको लोकल रिसोर्सेज पे राइट दिया गया, ताकि ऐसा कोई
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाया जाए, जैसे पन्ना में आपने देखा होगा, जो पन्ना और वो रिवर केन बेटवा लिंक वहाँ पे हो रहा है, केन रिवर को बेटवा से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने सारे ट्राइबल्स जो हैं, आधा वो टाइगर रिजर्व, वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, नेशनल पार्क है, वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पानी की क्योंकि डैमिंग करेंगे तो वो फ्लडिंग हो जाएगी, उससे नुकसान होगा, इकोसिस्टम को नुकसान होगा, ट्राइबल्स की रिलोकेशन होगी, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शंस देनी बहुत ज़रूरी होती हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ताकि उनको उनकी जो रिहैबिलिटेशन है वो ऐसे थोड़ी स्मूथ हो सके, ताकि एक झटके से किसी को उसके घर से निकाल देना और उस तरह से रिहैबिलिटेशन, तो गवर्नमेंट का ही स्टेप इनिशिएटिव रहता है कि वो कोशिश करें किस तरह से ये जो हम डेवलपमेंटल स्टेप्स या एनवायरनमेंटल कॉन्शियसनेस के स्टेप्स लेते हैं वो लोगों के राइट्स पे इम्पिंज ना करें, लोगों के राइट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, मूविंग फर्दर। ठीक है, आपको मतलब कोशिश करनी है कि आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं उसको एंटायरिटी में पढ़ें, उसको समझें अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आपको सवाल जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, राइट। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expansion of SET planes which were recently permitted by DGCA? DGCA हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो DGCA हैंडल करता है। लाइसेंस देना, परमिट करना, किस प्लेन्स को कब उड़ने हैं, कितना उनका टर्बाइन एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे कितना टैक्सेशन लगेगा, वो सारी चीज़ें ये DGCA मैनेज करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स। सो DGCA ने रिसेंटली परमिट किया है शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइंस को कि वो सिंगल इंजन प्लेन्स को नाइट में भी ऑपरेट कर सकें। पहले क्या था, ये सिर्फ दिन में ऑपरेट कर सकते थे, ओनली डे में ऑपरेट करने का इनको परमिशन दिया गया था, और अभी रिसेंटली ये DGCA ने परमिट किया है कि यू कैन फ्लाई दिस प्लेन्स एट नाइट। ऑपरेशन विद दिस सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइंस। कब हुआ था इंट्रोड्यूस? 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। ठीक है, 2018 में इंट्रोड्यूस किया। क्या करेगा ये? कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा रिमोट एरियाज़ में। आपने एक RCS स्कीम का भी नाम सुना होगा, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये छोटे छोटे एयरपोर्ट में, एरियाज़ में, हिंटरलैंड एरियाज़ में जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब ये जो सेट प्लेन्स हैं, SET प्लेन्स हैं, सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स, ये भी रूरल एरियाज़ में, जो रिमोट एरियाज़ हैं, अनरीचेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेंगे। ये 2018 में सबसे पहले लॉन्च हुए थे और अभी इनको नाइट में ऑपरेट करने की भी परमिशन दी जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग द ड्रिफ्ट हेयर। वी आर ट्राइंग टू लर्न अ वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हेयर जो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। देखिए, करंट अफेयर्स या जनरल जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल स्टडीज़ होता है, उसमें क्वेश्चंस आपको पढ़े में से भी आएंगे, लेकिन आपको अपना लॉजिक और माइंड एप्लीकेशन बहुत करना है, बिकॉज सबको सब कुछ नहीं आता है। जो इनफैक्ट टॉप करेगा एग्जाम, उसको भी सब कुछ नहीं आता होगा। आपको बस ये करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, द नॉलेज दैट यू हैव टू यूज़ इफेक्टिवली, उस इन्फॉर्मेशन को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है और एलिमिनेशन का अप्रोच यूज़ करना है क्वेश्चंस में, राइट। लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है PM गति शक्ति। आपने देखा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, PM गति शक्ति, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ले रहा है। आपने कोविड के बाद देखा था कैसे देश में एकदम से बुरे हालात हो गए थे, इकोनॉमी भी -23% पे नेगेटिव GDP ग्रोथ हमारी चली गई थी। ऑल्दो उसके बाद रिवाइव हुआ है, बट गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन करते करते और स्टेप्स भी लिए हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के, हाईवेज़ के, या जो भी हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज़ कहीं पे सेटअप करनी है, कहीं पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, कोल्ड स्टोरेज बनानी है, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, जो पोर्ट्स को कनेक्ट करना है हिंटरलैंड के साथ, सागरमाला आपका प्रोजेक्ट आया था, फिर भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, वो सारे स्टेप बेसिकली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो हमारी ओवरऑल GDP ग्रोथ होगी, उससे लोगों की इनकम इम्प्रूव होगी, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड होंगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो ये सारा एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोसीजर होता है, ताकि देश की जो ग्रोथ है, देश की जो ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, उसको हम काफ़ी अच्छे से आगे ले जा सकें। तो PM गति शक्ति इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स
that the government has taken over the last few years to enhance the economic fiscal prudence. हमारी जो economic health है उसको strengthen करने के लिए इसको use किया गया. So it reduces the preparation time of detailed project report from 6 months to 15 days. अब देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये. जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, ग्रीनफील्ड हो गया या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो गया. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो फ्रेश बनाया जाता है किसी पीस ऑफ लैंड पे, और जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, फ्रेश ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे आप नया एयरपोर्ट बनाएंगे. और ब्राउनफील्ड क्या होता है, ऑलरेडी कोई एयरपोर्ट है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, उसको री एस्टैब्लिश करके, रीलोकेट करके या उसको रीफर्बिश करके हम उसी पे नया बनाते हैं, नए लैंड पे नहीं बनाते. ठीक है, तो ये डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये पहले 6 महीने लगते थे, 6 मंथ्स, अभी इसको 15 दिन में रिड्यूस कर दिया गया है. सो सी हाउ मच एफिशिएंसी इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड, पीएम गति शक्ति, दिस इज अ नेशनल मास्टर प्लान. सो इसने रिड्यूस कर दिया 6 महीने से 15 दिन. द डेवलपमेंट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स expediting, towards improving, towards fastening, towards increasing the speed of the work and the implementation of urban infrastructure projects. ठीक है, it has planned around 8890 around 8900 kilometers of roads. ठीक है, 8900 kilometers of roads और 27,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज. इतना इसने बनाना है कि 8900 किलोमीटर ऑफ रोडवेज कंस्ट्रक्ट करना है और 27,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड अनदर 920 किलोमीटर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस पाइपलाइंस 2 years आफ्टर इट वाज लॉन्च. ठीक है, तो इसका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका कंट्रीब्यूशन रहा है. कितना आप देख रहे हो, 8890, अराउंड 8900 किलोमीटर रोडवेज पे डेवलपमेंट होने का इसका टारगेट है. 27,000 रेलवे ट्रैक्स, 27,000 किलोमीटर, और पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइंस, नेचुरल गैस पाइपलाइंस, जो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए हम पाइपलाइंस बिछा रहे हैं ताकि एनर्जी को हम एफिशिएंटली, विदाउट वेस्टेज, विदाउट लीकेज, विदाउट एनी चीपली भी प्रोवाइड कर सके लोगों को. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जब टाइम कम लगेगा, ओवररन्स नहीं होंगे, तो वो कम पैसों में भी कंप्लीट हो जाएगा. हम देखते हैं, आपने अपने इलाकों में भी देखा होगा, कोई हाईवे बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी टाइमलाइंस एक्सटेंड होती रहती हैं. जब एक्सटेंड होगी तो उसका जो खर्चा भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, जो हमारे पब्लिक एक्सचेकर पे भी है, हमें ही नुकसान होगा उसका, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स मनी है उसी से सब कंस्ट्रक्शन होती है. तो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा तो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कम पैसा बचेगा. तो इस तरह से ये है कि थोड़ा सा आपको ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है. राइट? Now, next question we have, what is the name of the National Public Procurement Portal of India? अभी ये क्वेश्चन क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में जो प्रोक्योरमेंट होती है वो किस पोर्टल के थ्रू होती है? पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बेसिस पे ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ लाइजन करते थे कि जो उस एरिया के चुनिंदा होंगे या किसी का नेक्सस होगा तो वो उसी को अपने फेवरेट बंदे को प्रोजेक्ट दे देगा. ठीक है, कोई स्टेशनरी खरीदनी है किसी ऑफिस की, कोई और चीज़ें, फर्नीचर खरीदना है, तो वो उसमें करप्शन का स्कोप काफ़ी रहता था. अभी जेम से क्या हुआ, दिस इज़ अ जेम पोर्टल, इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं, जेम पोर्टल. इसके थ्रू थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई है. जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको फेयर प्ले का ऑप्शन मिलता है कि वो फेयरली अपने जो प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को बेच सकते हैं. तो इट इज़ 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंड नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल. ठीक है, procurement of services from the government e-marketplace is expected to touch 1.5 lakh crore. 1.5 lakh crore in this fiscal year. समझ आ गया आपको? So basically क्या है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ पोर्टल है, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका नाम है. ये कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रोक्योरमेंट करना होगा, स्टेशनरी से लेके एयर कंडीशनर से लेके फायर एक्सटिंग्विशर से लेके या कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो दिस ऑल हैपन्स थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. अब ऐसे ही किसी शॉप पे जाके सामान खरीद के नहीं ला सकते, बिकॉज उसमें फिर आपको करप्शन का स्कोप. तो करप्शन को और जो लीकेजेस को प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है. ऑलराइट,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेप्स क्या करते हैं. ऑल दीज स्टेप्स व्हाट दे डू, दे ट्राई टू क्रिएट एन अवेयरनेस, ट्राई टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. हमने लोकपाल के बारे में सुना था, लोकपाल आया था, लोकायुक्ता बिल आया था. उसने भी क्या किया, जो गवर्नमेंट में करप्शन जो इंसिडेंट्स थे उसको रिड्यूस करने की कोशिश की. फिर आपके पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CVC है, आपके पास कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल ना हो. पार्लियामेंट में भी आपकी एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, PAC. ये क्या करती है, ये भी स्क्रूटनाइज करती है. जो CAG रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको रिव्यू करेगी कि वेदर देयर हैज़ बीन एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, तो उसको वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ कदम सरकार उठाती रहती है. जैसे PM गति शक्ति देखा हमने, ये सारा ओवरऑल वेलफेयर के लिए ही ये स्टेप्स लिए जाते हैं. ठीक है, अभी अगला सवाल देखिए. द क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड which was seen in the news is a large heritage site in which country. तो इसका आंसर साउथ अफ्रीका है. बट आपको यही समझना, ये टर्म याद रखनी है कि क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड. ठीक है, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड क्या है, ये एक साइट है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी. कहाँ फाउंड की गई, कहाँ की है साइट, ये है साउथ अफ्रीका की. तो पैलियंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो हमारे जो पुराने जो अवशेष हैं उनको स्टडी करती है. जैसे एनिमल रिमेन्स हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी. ठीक है, हैव मेड अ फाइंडिंग चैलेंजिंग द नोशन दैट ह्यूमंस क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट बरियल साइट. ठीक है, ये ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं किया, ये साइंटिस्ट ने अभी बोला है. द रिसर्च हैज अनवेल्ड द प्रेजेंस ऑफ रिमेन्स बिलोंगिंग टू स्मॉल ब्रेन्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, दीज स्टोन एज होमोनिड्स नोन फॉर ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटीज. मोस्ट लाइकली ये ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटीज लंगूर्स हो सकते हैं उस टाइम, और चिंपैंजीज राइट, were unearthed approximately 100 feet underground in the cave system within the cradle of human civilization, a UNESCO World Heritage Site near Johannesburg. ठीक है, अब ये क्या है, ये क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड एक बरियल साइट है जोहानिसबर्ग के पास. आपको पता होगा इंडिया ने यूनेस्को ने इंडिया की भी काफ़ी हेरिटेज साइट्स को अपने लिस्ट में डाला है. कंचनजंगा है जैसे, फिर चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीज़ें और बहुत सारे हैं साइट्स. को आप चेक कीजिए लिस्ट उसको. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले ये बिलीव किया जाता था कि ये ह्यूमन बरीड है, ह्यूमन मेड है ये. लेकिन एक वो जो स्टडी हुई है, क्या मिला है, बरियल साइट मिला स्मॉल ब्रेन. ठीक है, होमोनिड्स, जो स्मॉल ब्रेन होमोनिड्स थे, जिनको हम बंदर भी, लंगूर्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, लेस डेवलप्ड होमोसेपियंस, अर्लियर स्टेजेस ऑफ होमोसेपियंस, तो वो यहाँ पे मिले हैं. उससे क्या साबित हुआ है कि ये जो बिलीव था कि ये पहले ह्यूमंस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, उसको रिफ्यूट कर दिया. उसको रिफ्यूट करने से क्या हो गया, अभी ये चीज़ उन्होंने मानी है कि हो सकता है कि यहाँ पे और भी तरह के जानवर रहते हों अभी ह्यूमन डेवलपमेंट में. तो ये नेचुरल एक बरियल साइट है, ना कि मैन मेड साइट है. ऑलराइट, तो इसमें याद ये रखना है कि क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसको कहते हैं, कहाँ मिला है, और इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है. ऑलराइट, आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन. इट इज़ गुनुंग पडांग, अ मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड. अब ये नाम याद रखना आपको, गुनुंग पडांग. ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, इंडोनेशिया में. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, दे हैव स्टडीड. इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, अलेक्जेंडर कनिंगम उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे. अ मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड इंडोनेशिया नोन एज गुनुंग पडांग. इट प्रीडेट्स. ठीक है, प्रीडेट्स का मतलब हम मानते हैं कि इजिप्ट में गीज़ा पिरामिड है, और इंग्लैंड की स्टोन हेज आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसे पत्थरों के ऐसे पड़े रहते हैं, वो वॉलपेपर्स भी आपने देखे होंगे. तो वो ओल्डेस्ट मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स माना जाता था. अब गुडुंग पडांग को ये माना गया कि ये ज़्यादा पुराना है उससे, तो इसको उससे भी ओल्ड माना गया. इट स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पिरामिडल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है,
तो इसको अभी पहले आपका गीज़ा पिरामिड इन इजिप्ट एंड इंग्लैंड का वो स्टोन हेज था, इसको माना जाता था कि दे आर दी ओल्डेस्ट. नाउ द रिसेंट रिपोर्ट्स दे हैव सजेस्टेड दैट इंडोनेशिया का गुडुंग पडांग इज द अंडरग्राउंड पिरामिड, इट इज़ द ओल्डेस्ट आपकी ह्यूमन सिविलाइजेशन की मेगालिथ स्ट्रक्चर इसको माना गया है. ठीक है, आई थिंक विद दिस वी क्लोज आर टुडेज दिस लेक्चर. आई होप आई एम एबल टू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी गेट अ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट्स इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. टिल अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अ गुड बाय. जय हिंद फ्रेंड्स.